around worldwide 40% of men and around 20 to 25% of females खर्राटे या स्नोरिंग करते हैं। तो सर क्या ये एक आम चीज है या देयर इज समथिंग सीरियस अबाउट इट? अगर हम बात करें WHO ने इस खर्राटे आना को स्लीप एपनिया बोल रहे हैं, इसको एज ए डिजीज ऑफ 21st सेंचुरी लेवल भी किया है। तो स्नोरिंग को अगर हम बेसिक भाषा में समझें, स्नोरिंग कभी भी नॉर्मल नहीं है। स्लीप एपनिया इज अ प्रॉब्लम फॉर 21st सेंचुरी। बिल्कुल। तो स्लीप एपनिया जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं, अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इसके साथ में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, इन सब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अप्रोक्स लगभग जो नाइट टाइम पे जो साइलेंट अटैक्स आते हैं, ये मानते हैं कि लगभग मोर देन 90% जो नाइट टाइम साइलेंट हार्ट अटैक्स हैं वो ऐसे से रिलेटेड। अगर कोई पेशेंट अगर स्नोर कर रहा है तो उसको एक बार चेकअप जरूर करवाना चाहिए। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द हेल्दी यू पॉडकास्ट ऑफ सीके बिरला हॉस्पिटल्स जयपुर। दोस्तों, हमने खर्राटों के बारे में या नींद में सांस का रुकना ये बहुत बार सुना भी है और पढ़ा भी है, और काफी शायद फैमिली एंड फ्रेंड्स में हमने देखा भी है जिनको ये प्रॉब्लम है। बट क्या ये प्रॉब्लम एक आम प्रॉब्लम है या एक सीरियस हेल्थ इशू है? हमारा आज का हेल्दी यू पॉडकास्ट इसी टॉपिक पे है और हम समझेंगे और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि ये इतना सीरियस क्यों है और ये एक चर्चा का डिस्कशन क्यों हो गया है। तो आज के हमारे हेल्दी यू पॉडकास्ट में आई सपना जैन वेलकम टू आवर एक्सपर्ट डॉक्टर विजय शर्मा। Dr. Vijay Sharma is a leading ENT specialist in the city of Jaipur. Sir has years of experience in the field and he is specialized in cochlear implant, head and neck surgery, and most importantly, he works towards a lot of preventive health against the lifestyle diseases. His patient-centric approach makes him popular among his patients, and he has done a lot of complicated cases which have brought smile to number of the patients. सो सर वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सर, आपने हमारे लिए ये टाइम निकाल के इस वेरी इंटरेस्टिंग और मोस्टली इग्नोर्ड टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आप रेडी हैं। सर अगर हम बात करें, मैंने पढ़ा भी है कि अराउंड वर्ल्ड वाइड 40% ऑफ मेन एंड अराउंड 20 to 25% ऑफ फीमेल्स खर्राटे या स्नोरिंग करते हैं। तो सर क्या ये एक आम चीज है या देयर इज समथिंग सीरियस अबाउट इट कि जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, खर्राटे आना अपने इंडिया में बहुत कॉमन चीज है। अगर हम बात करें, WHO ने इस खर्राटे आना को स्लीप एपनिया बोल रहे हैं, इसको एज ए डिजीज ऑफ 21st सेंचुरी लेवल भी किया है। ओके। तो स्नोरिंग को अगर हम बेसिक भाषा में समझें, स्नोरिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होती है। अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को अगर स्नोरिंग आ रही है तो उसके लिए उसको कंसल्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्नोरिंग का मतलब है कि हम लोग जब भी सांस ले रहे हैं उस टाइम कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावट है। वो रुकावट परमानेंट भी हो सकती है, उसको हम स्टैटिक रुकावट बोलते हैं, वो डायनेमिक भी हो सकती है। पर हमको ये पता करना जरूरी है कि वो रुकावट, वो जो स्नोरिंग है, हमारी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है। इसके लिए कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम सो रहे हैं या कोई पर्सन स्नोर कर रहा है। तो सबसे पहला है कि स्नोरिंग किसी पेशेंट को कंटिन्यूअस है या इंटरमिटेंट है। ओके। इंटरमिटेंट का मतलब है अगर पेशेंट को कभी कभी स्नोरिंग होती है, किसी दिन उसने बहुत ज्यादा काम कर दिया, थक गया, या कोई पेशेंट ने अल्कोहल लिया है, उसके बाद अगर स्नोरिंग है, वो एक नॉर्मल होता है, मसल रिलैक्स होती है, उससे स्नोरिंग आ जाती है। पर अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यूअस स्नोरिंग है, वो डेली रात को सोते समय स्नोर कर रहा है, दैट इज नॉट नॉर्मल। सेकेंड थिंग इज फ्रेगमेंटेड स्लीप। इसका मतलब है कि जब भी पेशेंट अगर सो रहा है, स्नोर कर रहा है, तो उसमें उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। उसको नींद में बीच में 3 या 4 बार उसको कम से कम उठना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं फ्रेगमेंटेड स्लीप। ओके। और इसकी वजह से पेशेंट को दिन में नींद ज्यादा आती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिव डी टाइम स्लीपीनेस, ईडीएस। तो ये दो साइन है, फ्रेगमेंटेड स्लीप और ईडीएस। अगर ये किसी भी पेशेंट को अगर है विद स्नोरिंग, तो उसको ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। एक है हमारे ऑब्जर्व्ड एपनिया, जो एक बहुत ओके। सीरियस चीज है कि मतलब जब भी पेशेंट सो रहा है वो खुद स्नोर कर रहा है। कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सर मैं स्नोरिंग करता हूँ लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से सोता हूँ, मेरी नींद पूरी हो जाती है। राइट, ये कॉमन है सर। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि जब मैं सोता हूँ मुझे नींद आती है, लेकिन बीच में मुझे उठना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को सांस रुक रहा है, मुझे सांस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए पेशेंट बीच में उठता है। तो अगर ये ऑब्जर्व एपनिया, फ्रेगमेंटेड स्लीप, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, मतलब पेशेंट रात को सोते समय 3 या 4 बार यूरिन के लिए उठ रहा है, दिन में ज्यादा नींद आ रही है, अगर ये पेशेंट को 4-5 साइंस हैं तो उनको एक ईएनटी कंसल्टेंट जरूर करना चाहिए। सर अभी आपने कहा था कि स्लीप एपनिया इज अ प्रॉब्लम फॉर 21st सेंचुरी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सर। इनफैक्ट आई हैव रेड आल्सो कि
sleep apnea से is connected to our health and brain also. Lot of बिल्कुल problems बिल्कुल are connected. कुछ problems तो इनफैक्ट एग्रीवेट भी हो जाते हैं अगर if बिल्कुल। you are suffering from sleep apnea. हम्म। तो एक्चुअली सर स्लीप एपनिया होता क्या है? एक आम आदमी को कैसे समझ में आएगा कि स्नोरिंग क्या है और स्लीप एपनिया क्या है? अगर स्लीप एपनिया जैसे नाम में ही अपन को पता चलता है, स्लीप मतलब सोते समय, एपनिया मतलब सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब उसकी ओके, जो ब्रीदिंग है वो रुक जाती है। तो अगर सोते समय किसी पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग रुक रही है, तो स्लीप एपनिया है। और ओके, ये बात हमने पोस्ट कोविड पीरियड में नॉर्मल लोगों ने बहुत जानी है कि एसपीओ2 जो होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है, वो पेशेंट की बॉडी में मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है। राइट, तो स्लीप एपनिया जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं, तो अगर एक डेटा की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले जो पेशेंट हैं, उनका लाइफ स्पैन अप्रोक्स एवरेज 58 ईयर्स होता है, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन से लगभग 20 ईयर्स कम है। तो मतलब जिस पेशेंट को अगर ओएसए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वो पेशेंट नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 20 साल कम जीता है। ओह, तो मतलब ओएसए कुछ तो ऐसा सिग्निफिकेंटली कर रहा है उस पेशेंट की बॉडी में। तो इसके अंदर में बेसिकली अगर आप बात करें कि स्नोरिंग से ये कैसे डिफरेंट है, तो स्नोरिंग जो होती है ये कैटेगरी होती है स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर। ओके, उसके अंदर 4 डिजीज आती हैं। सबसे पहली आती है स्नोरिंग। इसके अंदर पेशेंट को जो प्राइमरी स्नोरर होते हैं, उन पेशेंट की कंप्लेन होती है कि उनका जो पार्टनर होता है वो कंप्लेन करते हैं कि मैम ये पेशेंट जब भी सोते हैं तो इनकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। राइट, बाकी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल भी नॉर्मल रहता है, सब कुछ नॉर्मल है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर कोई सीरियस चीज नहीं है, वो जो स्नोरिंग है उसकी बॉडी पे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। ओके, लेकिन अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो उसके अंदर पेशेंट को स्नोरिंग होती है, उसके साथ में पेशेंट का जो एसपीओ2 लेवल है, बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है, वो भी कम होता है। उसकी वजह से पेशेंट की नींद डिस्टर्ब रहती है और पेशेंट को डे टाइम स्लीपीनेस वाले सिम्टम्स होते हैं। तो अगर अपन सपोज बात करें कि अगर पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, सोते समय पेशेंट को बहुत एफर्ट लगा के ब्रीदिंग करनी पड़ रही है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे हार्ट पे पड़ता है। ओके, हार्ट पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं उस ऑक्सीजन को ब्लड को सप्लाई करने के सप्लाई लिए। करने में, राइट, जितने उस टाइम पे अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम ब्रेन पर भी पड़ता है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहेगी, तो उसका भी डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो मैम अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इसके साथ में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, इन सब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओह, अप्रोक्स लगभग जो नाइट टाइम पे जो साइलेंट अटैक्स आते हैं, ये मानते हैं कि लगभग मोर देन 90% जो नाइट टाइम साइलेंट हार्ट अटैक्स हैं, वो ओएसए से रिलेटेड होता है। सर अभी आपने कहा था कि जैसे इनफैक्ट हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज हम्म। को कि स्नोरिंग जब होती है उस पेशेंट को पता नहीं होता है, इनफैक्ट बिल्कुल। शायद फैमिली फ्रेंड्स को ये चीज ज्यादा पता होती है, बट नॉर्मली सर हम इसे कैजुअली ले लेते हैं बिकॉज हम्म। हम ये मानते हैं कि ये ज्यादातर तो मोटे लोगों में होती है बिल्कुल। या ये जिनको वो प्रॉब्लम होती है मोटे लोगों को होती है या फिर जिनके साथ कुछ और प्रॉब्लम होती है, रात को नींद पूरी नहीं होती है या थकान की वजह से होती है और इसलिए हम इसको इग्नोर कर इग्नोर देते कर। हैं। तो सर ऐसा ये मिथ है या रियलिटी है और इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है थकान है तो आ रहे हैं कराटे और उसको हम इग्नोर कर इग्नोर देते हैं। कर। तो ये मिथ है या फैक्ट है सर? मैम देखिए, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्नोरिंग अगर किसी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को अगर कंटिन्यूअस स्नोरिंग है, तो ऐसा नहीं है कि उस पेशेंट को अगर रोज स्नोरिंग हो रही है तो रोज वो फैटिकनेस की वजह से या टायर्डनेस की वजह से नहीं होगी। पेशेंट इस चीज को उल्टा देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमको बहुत ज्यादा थकान है, इसकी वजह से हमको स्नोरिंग हो रही है। राइट, यही सोचते हैं जबकि लोग। ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को स्नोरिंग है, तो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो उसको सारे दिन थकान रहेगी ही। ओके, दिस इज वाइस देखने का नजरिया है सर, बिल्कुल, देखने वाइस का वर्सा, नजरिया चेंज हाँ। है। तो इसके अंदर अगर पेशेंट को ओएसए है, स्नोरिंग है, स्लीप एपनिया है, तो उनको पेशेंट को डे टाइम स्लीपनेस होगा। पेशेंट सारे दिन कहीं भी बैठा है, कहीं भी सो जाएगा, कोई मीटिंग हो रही है उसमें पेशेंट सो जाएगा। हम्म, सबसे ज्यादा रिस्क होता है ये ड्राइवर्स के लिए। ड्राइवर से वो गाड़ी चला रहे हैं, कई बार उनको गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है और हाँ, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो स्नोरिंग वाली प्रॉब्लम है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल मोटे लोगों को ही होती है। स्नोरिंग जो है वो मोटे, पतले, मेल, फीमेल, बच्चे, किसी को भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। ओबेसिटी से इसका लिंक डायरेक्ट होता है, क्योंकि स्नोरिंग को हम एक लाइफस्टाइल डिजीज भी मानते हैं। राइट, तो अगर कोई भी पेशेंट अगर ओबेस है, तो उसके अंदर स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैम स्नोरिंग जो है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ डाइवोर्स जो है वो स्नोरिंग होता है। तो इसलिए स्नोरिंग को कभी भी हमको इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। जैसे आपने मेरे से पूछा कि सिर्फ एडल्ट में ही होता है, बच्चों में भी राइट, हो सकता है,
तो मैम स्नोरिंग दोनों ही कंडीशन में होती है। बच्चों के अंदर कुछ अलग सिम्टम्स आते हैं, कुछ अलग कारण होते हैं, एडल्ट ओके। में अलग सिम्टम्स से अलग कारण है। बच्चों में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों में उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा जो बच्चा है रात को सोते समय मुंह खुला रखता है, माउथ ब्रीथिंग हाँ, करता है, बहुत बार होता है सर ये। रात को सोते समय आवाज आती है, उसके सोते समय खर्राटों की आवाज आती है, बच्चा पोजीशन चेंज करता हुआ सोता है, मतलब बच्चा एक ही पोजीशन में नहीं सो रहा है, बच्चा पूरे हाँ, बेड पे घूमता रहता है, बच्चा रात में 3 या 4 बार टॉयलेट करने के लिए उठता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है नॉर्मल नहीं होते। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ठीक है छोटा बच्चा है, ये सब चीजें कर लेता है, वो इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इन सारे सिम्टम्स का जो इफेक्ट है बच्चे की ग्रोथ पे सिग्निफिकेंटली पड़ता है। होता है। क्योंकि बच्चों में क्यों हो रहा है ऐसा, बच्चों के अंदर कॉमनली जो है एडिनोइड्स होते हैं अपने नोज के पीछे, टॉन्सिल जैसे टिश्यू होते हैं। तो एडिनोइड्स अगर वो बढ़े हुए हैं तो उसकी वजह से बच्चे का जो नोज वाला पासेज है वो ब्लॉक रहता है, तो उसकी वजह से बच्चों को माउथ ब्रीदिंग करनी पड़ती है। मुंह खोल के अगर बच्चा सोएगा तो जैसा कि एडल्ट में होता है उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अगर उसकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो बच्चों में सोते समय सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी, स्लीप पूरी, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो कभी भी एडिक्वेट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो माउथ ब्रीदिंग करते हैं उनके पेरेंट्स से कंप्लेन होती है कि सर ये बच्चे खाते नहीं है, हमारे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, राइट। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये बच्चों में होते हैं और इनको भी हमको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आपके इसमें से, और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग नहीं, व्हाट आई वुड से इज आई ओपनर, जो मुझे हम्म, लग रहा है, हम नॉर्मली दिन में थकान हो रही है या दिन में नींद आ रही है और लेट नाइट हम सो रहे हैं और ये सब चीज़ों को हम आम समझ रहे थे, बिल्कुल बट व्हाट इन द कॉन्वर्जेशन हम्म, जो आपसे समझ में आ रहा है कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज व्हिच कैन टर्न इट इनटू अ फेटल हेल्थ प्रॉब्लम। बिल्कुल मैम। तो सर इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? इज इट ओनली मेडिसिन या इसके आगे भी कुछ है? तो देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम बात करें, हमको पता करना जरूरी है कि ये डिजीज क्यों हो रही है हमको। तो ओके। इसको सबसे पहले डायग्नोस करना जरूरी है। तो मैम इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन जो है, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली एडिनोइड्स या टॉन्सिल्स ये बढ़े हुए होते हैं बच्चों में। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्सरेज कराते हैं जिससे हम ओके। पता करते हैं कि बच्चों में एडिनोइड्स कितने बढ़े हुए हैं, क्या ग्रेड है उस एडिनोइड्स की और टॉन्सिल्स की। ओके। अगर उनके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है तो हम लोग कुछ नेजल स्प्रे होते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट से देते हैं। ओके। कुछ चांसेस हैं कि इनसे उनके अगर एडिनोइड्स की साइज कम हो रही है, हम लोग 3 मंथ्स का ट्रायल देते हैं, अगर कम हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही है तो हमको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। ओके। इसमें जनरली पेरेंट्स का ऐसा होता है कि नहीं सर छोटा बच्चा है हाँ, उसकी हम मतलब इज इट सर्जरी सेफ कैसे, और नॉट? हाँ, कि बच्चे में हम सर्जरी कराएं या नहीं कराएं, एडिनोइड्स है सर कोई बात नहीं, बच्चे मतलब पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर इनके फादर भी तो स्नोरिंग करते हैं, वो भी तो इतने बड़े हो गए तो बच्चों को राइट। क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ। तो उसमें मेन बात ये होती है कि बच्चे ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसके अंदर हमको ये जो सर्जरी एडिनोटॉन्सिल की बहुत सेफ सर्जरी है, बच्चों में ही कॉमनली की जाती है, और आजकल तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि पूरी तरह से ब्लडलेस, पेनलेस और एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। अगर एडल्ट की अगर हम बात करें मैम, तो एडल्ट के अंदर हमको इसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं उनके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ओके। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नोज का सीटी स्कैन करवाना प्रेफर करते हैं, ओके। जिसके अंदर हम देखते हैं कि नोज में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आती है वो स्लीप स्टडी, जिसको हम ओके। पोलिसोमनोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि ये डिजीज सोते टाइम हो रही है, तो हमको सोते टाइम इवेल्युएट करना है कि इसमें क्यों हो रही है और क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो स्लीप स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट जो है उसके घर पे ये टेस्ट हो जाता है, या फिर अगर वो चाहे तो हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। तो जब पेशेंट सो रहा है तो हम उसके कुछ लीड्स लगती है उसके, जिसके अंदर हम उसका हार्ट रेट, बीपी, पल्स, ईईजी, ईसीजी सब चीज मॉनिटर की जाती है, ओके। जिससे हमको पता लगता है कि पेशेंट को रात को कितनी बार एपनिया के एपिसोड्स है, उसका अच्छा। ऑक्सीजन का लेवल कितना कम हुआ, कितनी देर के लिए कम हुआ। तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस करते हैं कि इसके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया किस लेवल का है, किस कैटेगरी का है। ओके। उसके बाद में इसके ट्रीटमेंट की जब बात करें, इसके ट्रीटमेंट में 2-3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो एक मशीन आती है, इसके बारे में लोगों ने सुना होता है, बाईपैप और सीपैप मशीन। राइट सर, जी सुना है। तो उसको इनका गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मशीन हर पेशेंट में वर्क कर जाएगी, हर पेशेंट के लिए जरूरी है। अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लो किसी पेशेंट की नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो उसमें अगर ये मशीन हम लगाएंगे कोई काम नहीं करेगी उसके अंदर। किसी पेशेंट का अगर वेट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से टंग बल्की है, जब भी वो सोता है टंग फॉल हो जाती है, तो उनमें मशीन काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमको डॉक्टर को जाके ये कंसल्ट करना चाहिए कि सर कोई सर्जिकल नीड है या फिर मशीन ही इसका एक ओनली ट्रीटमेंट बचा है। मेडिसिन जो है इसके लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं है, टेबलेट तो। हाँ, सबसे पहले लाइफ स्टाइल जो चेंजेस है वो बहुत जरूरी है। पेशेंट अगर अपना वेट है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना चाहिए।
जो बीएमआई है वो पेशेंट का लगभग 30 से कम होना चाहिए इसके। सर हम बहुत पढ़ते भी हैं, सर्च भी करते हैं, नींद एक इतनी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे बिल्कुल। हेल्थ को लेके, बट इफ करंट ट्रेंड हम देखें, दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट। बिल्कुल। चाहे हम जॉब्स आप ले लीजिए कि आजकल नाइट शिफ्ट चलती हैं, ये सब चलती हैं, तो आई वुड सर रिक्वेस्ट 5 चीजें या 3 या 5 चीजें आप सर हमें से बताएं नींद से रिलेटेड जो इग्नोर नहीं होनी चाहिए, और वो अगर हो रही है तो हमें एक एक्सपर्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल आपने कहा कि दिन में नींद आना या थकान आना, ये बिल्कुल। डेफिनेटली अपने कॉन्वर्जेशन से पहले मुझे लग रहा था कि हाँ ये एक आम चीज आम है, चीज बट है। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग विथ यू इज समथिंग विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड। तो ऐसे 5 फैक्टर्स या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नींद से रिलेटेड जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो आज का टॉपिक है स्नोरिंग है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए हमको। ओके। अगर कोई पेशेंट अगर स्नोर कर रहा है तो उसको एक बार चेकअप जरूर करवाना चाहिए। दूसरा है, अगर पेशेंट को रात को नींद कंप्लीट नहीं आती है, जैसे मैं बताया फ्रेगमेंटेड स्लीप अगर है पेशेंट को, अगर ओके। टुकड़ों में स्लीप आ रही है पेशेंट को, रात को 3-4 बार किसी भी रीजन से, टॉयलेट की वजह से उठना पड़ रहा है, किसी भी रीजन से उठना पड़ रहा है, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल। तीसरा, अगर पेशेंट को रात को सोते समय ऐसा लगता है कि मुझे ब्रीदिंग नहीं आ रही है, उसको बीच में सोते समय बैठना पड़ रहा है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चौथा, जैसा आपने बताया डे टाइम स्लीपीनेस, अगर कोई पेशेंट दिन में बहुत ज्यादा सो रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा फटीग रहता है, सारे दिन नींद के झटके आते हैं, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैम, उसके अलावा एक स्नोरिंग वाले पेशेंट के लिए एक 8 पॉइंट्स होते हैं जिनमें उसको मेजर करना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आता है। ओके। इसके लिए एक फ्रेम है स्टॉप बैंग, STOPBANG। ओके। तो 8 चीजें होती है मैम। एस फॉर स्नोरिंग, टी फॉर टायर्डनेस कि पेशेंट को टायर्डनेस रहती है क्या, ओ फॉर ऑब्जर्व एपनिया कि मतलब जैसे मैं बताया रात में पेशेंट को उठना पड़ रहा है उठना क्योंकि पड़ उसको रहा है। एपनिया हो रहे हैं। पी फॉर ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है। बी फॉर बीएमआई, अगर पेशेंट का बीएमआई 35 से ज्यादा है, मतलब पेशेंट किया अगर वेट उसका काफी ज्यादा काफी ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है। है। ए फॉर एज, अगर पेशेंट की एज 50 से ज्यादा है। एन फॉर नेक सर्कमफेरेंस, अगर पेशेंट की गर्दन की थिकनेस 45 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ओके। एंड लास्ट इज जेंडर, अगर पेशेंट मेल है, क्योंकि मेल हमेशा रिस्क फैक्टर होता है। तो 8 चीजें हैं, हर एक पॉइंट को एक स्कोर दिया गया है। ओके। अगर पेशेंट का स्कोर 2 से कम आ रहा है तो वो बहुत ही माइल्ड रिस्क है, नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर पेशेंट का स्कोर 3 और 4 आ रहा है तो एक मॉडरेट रिस्क है। और अगर पेशेंट इसमें इन 8 में से अगर 5 से ज्यादा चीजों के लिए अपने आप को पॉजिटिव मान रहा है तो दैट इज ए सीवियर एक्सपोरोसिस। सीवियर एक्सपोजर। सो आई थिंक सर दिस पार्ट जो आपने बताया दैट कैन बी टेकन एज अ प्रिवेंटिव पार्ट आल्सो एंड बिल्कुल एवरीबॉडी कैन बिल्कुल, डू दिस। आई एवरीबॉडी थिंक कैन फ्रेंड्स मेजर ये दिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सर ने जो बताई है कि स्नोरिंग या स्लीप एपनिया का एक पैरामीटर है जिसको हम चेक कर सकते हैं, विच इज नॉट आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, बट एक बहुत छोटा सा इवैल्यूएशन है बिल्कुल जो हम एक्सपर्ट के साथ बैठ के इसको चेक कर कर सकते हैं। इवन इफ यू आर नॉट हैविंग द प्रॉब्लम, आई वुड रिक्वेस्ट, इन फैक्ट आई वुड बिल्कुल आल्सो encourage myself and my family members to go for this, ताकि हम इस इग्नोर्ड चीज को अपने ऊपर कभी भी हावी ना होने ना। दें। सर लास्टली यस मैम। जस्ट टू मेक दिस कॉन्वर्जेशन मोर यस मैम। इंटरेस्टिंग फॉर द पब्लिक, हम आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहते हैं, बिल्कुल जो कि ऐसे सवाल होंगे जो शायद आम इंसान जो क्लिनिकली इतने साउंड नहीं है जैसे हम हैं। तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, खर्राटे नॉर्मल है या वार्निंग साइन है? मैम, हर स्नोरिंग नॉर्मल नहीं होती है। स्नोरिंग सिर्फ आवाज है या हेल्थ इशू? मैम, आवाज के पीछे एक बीमारी छिपी हुई है। नींद में सांस रुकना सीरियसली लेना चाहिए? बिल्कुल मैम, नींद में सांस रुकना एक बीमारी है, इसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। पूरा सोने के बाद भी सर थकान क्यों? मैम, नींद पूरी है लेकिन क्वालिटी नहीं है उसमें। सिर्फ मोटे लोगों को स्लीप एपनिया होता है? नहीं मैम, पतले लोग भी इसके रिस्क के लिए होते हैं। स्नोरिंग का दिल का कोई कनेक्शन है? मैम, स्लीप एपनिया हार्ट रिस्क को बढ़ाता है। पोजीशन चेंज करने से क्या स्लीप एपनिया या स्नोरिंग बंद हो जाती है? मैम, ये एक टेम्परेरी रिलीफ है, इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सर इसका एक लौता ट्रीटमेंट क्या है? इकलौता ट्रीटमेंट तो मैम कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सीपैप, मतलब हर पेशेंट को मशीन की जरूरत नहीं होती है, तो इसमें सीपैप एक ऑप्शन है, लेकिन हमको और भी 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन आते हैं, लाइफ स्टाइल, सीपैप एंड सर्जरी। दिन में नींद आना इग्नोर कर सकते हैं सर? नहीं मैम, ये एक स्लीप एपनिया का सिम्टम हो सकता है। स्नोरिंग के लिए डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब आवाज से ज्यादा सिम्टम्स हो। सो फ्रेंड्स, ये छोटी बातें और छोटे सिम्टम्स जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस थैंक यू सो मच कॉन्वर्सेशन। मैम। होप ये आपको सबको इंटरेस्टिंग लगा। फॉर मी ऑफ कोर्स ये आई ओपनर था,
बिकॉज एज एन हाउस वाइफ एंड एज अ वर्किंग वुमन हम उतनी स्लीप ले नहीं पाते हैं, बट डॉक्टर विजय के साथ बिल्कुल। बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू सर कि ये हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सर ने समझाया कि हम इजीली समझ पाए कि snoring and sleep apnea is an alarming thing which should not be ignored. Thank you so much for joining me. थैंक यू सो Thank मच you, मैम, sir. थैंक यू।